नमस्कार। हम ये जो सीरीज हमारी चल रही है जिसमें कि 100 साल की उम्र तक व्यक्ति निरोगी कैसे रह सकता है और 70 साल की उम्र में भी 80 साल की उम्र में भी 20-25 साल की एनर्जी कैसे उसको रह सकती है, उतनी ताकत और उतनी शिद्दत के साथ में व्यक्ति कैसे जी सकता है। जो शरीर है वो जीर्ण होता है, लेकिन इस जीर्णता को किस तरह से बैलेंस किया जाए कि व्यक्ति 20 साल की उम्र का 25 साल की उम्र का जो जोश होता है अंदर, वो जोश महसूस कर सके। इस सीरीज में हम ये समझने का काम कर रहे हैं वैद्य श्री सुभाष चंद्र जी से। वैद्य सुभाष चंद्र जी जो हैं वो बहुत ही निष्णात आयुर्वेदाचार्य हैं और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के खुर्जा परगने में इनका गांव है बिजलीपुर, वहां से यह हमसे जुड़ते हैं। और इनकी जो खासियत वो ये है कि इन्होंने भारतीय हमारी पुरातन ज्ञान परंपरा के एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण पारद, जो हमारा आयुर्वेदिक धातु समूह में, आयुर्वेदिक भस्म समूह में जो पारद है, पारा है, वो बहुत एक अहम तत्व है। उस तत्व के ऊपर खोज करके, उस तत्व के ऊपर अपनी विद्वता दिखाकर और संत की मेहरबानी से, एक संत की कृपा से इनको ये जो हमारा हजारों साल पुराना जो फार्मूला है ये मिला और इसमें पारे से इन्होंने भस्म बनाई। और न केवल पारे से भस्म बनाकर कई लोगों का इलाज किया, कईयों को उनकी जवानी वापस लौटा दी। ऐसा काम वैद्य सुभाष चंद्र जी ने किया है, क्योंकि इनका ये जो रसायन है, पारद रस जो भस्म बनाते हैं, ये रसायन शरीर में जाकर शरीर के जो पुराने अवयव हैं, पुराने जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स पुराने पड़ चुके हैं, जो टॉक्सिक हो चुके हैं। व्यक्ति बीमार इसीलिए होता है कि उसके शरीर में जो सेल्स होते हैं वो पुराने हो जाते हैं, जीर्ण हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, उनमें टॉक्सिन भर जाते हैं। उनके अंदर तक जाकर सफाई जो कर दे तो फिर वापस वो रिजुनेट हो जाते हैं, क्योंकि सेल्स तो मरते रहते हैं, वापस नए बनते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे वृद्धावस्था आती है सेल्स कम बनते हैं और जो पुराने होते हैं वो टॉक्सिन की वजह से निष्क्रिय हो जाते हैं। और इन्हीं निष्क्रिय सेल्स की वजह से यदि सेल्स का समूह निष्क्रिय होकर बंद हो गया और उसमें कोई संक्रमण हो गया तो कैंसर बन जाता है। तो इनकी जो भस्म है, इनका जो रसायन है, वो उन सेल्स के ऊपर जाकर काम करता है और इसीलिए व्यक्ति 80 साल की उम्र में भी 20-25 साल का जोश बनाए रख सकता है। ऐसी खोज इनकी आयुर्वेदिक दवा की है। हम उस पर तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन इनकी जो बुक है जिसमें इस पारद रस तंत्र विज्ञान के ऊपर इन्होंने पूरा का पूरा खोल के रखा है, आम पाठक के लिए भी, शुद्ध जानकारों के लिए भी, कि किस तरह से ये भस्म बनती है, इसका ऐतिहासिक प्रमाण क्या है। हमारे जो शास्त्र हैं उसमें, हमारी जो आयुर्वेद की पुस्तकें हैं उनमें किस तरह का इसका प्रमाण है, वो इस पुस्तक में इन्होंने कोट किया है। ये पुस्तक इनकी हमारे पास में है, ये पारद रस तंत्र विज्ञान वैद्य सुभाष चंद्र जी की लिखी हुई है। ये किताब में इन्होंने पूरा फार्मूला तक दिया है। आज हम बात करेंगे, अब तक हमने बात की है पारे के बारे में, उसका इतिहास क्या है, आयुर्वेदिक इतिहास क्या है, और ये विधि जो इन्होंने प्राप्त की है ये इनको किन संत से मिली, ये हम बात कर चुके हैं पिछले 2 एपिसोड में। आज हम बातचीत करेंगे कि इन्होंने जो पुस्तक में इसके फार्मूलेशन को लिखा है, पारे की किस तरह से भस्म बनाई जाए, ये फार्मूलेशन यदि कोई आम आदमी काम में लेना चाहे तो वो किस तरह से ले सकता है और किस तरह से ये भस्म बनाई जा सकती है, ये हम आज वैद्य जी से पूछना चाहते हैं। वैद्य जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार जी, तो सबसे पहले आपसे वही सवाल हम करना चाहते हैं कि पारे के बारे में आपने पुस्तक में तो पूरा लिख दिया वृतांत कि इस तरह से बर्तन लो, इस तरह से इसका फार्मूलेशन होता है, तो क्या आम आदमी इस तरह का काम प्रयोग कर सकता है क्या? पहला सवाल। दरअसल पारद एक विषाक्त धातु तो है ही है, परंतु इसका जो शोध कार्य बिना किसी गुरु के, जब तक कोई गुरु इसका नहीं होगा, आदमी को बताने वाला, इसके संस्कार कराने वाला, जब गुरु होना बड़ा मतलब इसमें बहुत ज्यादा अनिवार्य है। कि पारद में कहीं भी कोई दोष रह जाता है तो ये फिर वो बजा लाभ की बजाय हानिकारक होता है। मैंने पिछले अब से नहीं, करीबन 3-4 दशक वर्ष से मैं इसके रसायन के उसमें शोध में लगा हुआ, अब से नहीं लगा हुआ मुझे बहुत, लेकिन आज भी लगता है कि मैं सीख रहा हूँ इतना करने के बाद भी। और मैंने जितना भी पारद के बारे में जाना, दरअसल पारद इस पृथ्वी पर एक ऐसी धातु है, यदि इसका सही शोधन हो जाए तो यह अमरत्व की देने वाली है, यानी इसमें अमरता का गुण है। यानी ये धातुओं को
एक तरीके से जो आयन रस, जिसको हम रस कहते हैं आयुर्वेद में, रस शब्द ही एक तरीके से, अभी आपने जो सेल की बात कही थी, नहीं, रस ही सेल होता है। यानी रस को हम दूसरी भाषा में, अगर वैज्ञानिक भाषा में समझें तो ये सेल होते हैं। यानी ऐसे अतिरिक्त सेलों का निर्माण कर लेना कि जिनका भक्षण करने से शरीर को वो अनस्वर बनाए, आयु को स्थिर करें। क्योंकि जैसे जैसे सेल शरीर में खत्म होते चले जाते हैं, आयु बढ़ने के बाद में एक समय आता है कि जो हमारी जो जो रसायन बनाने की और शरीर में जो सेल बनाने की प्रक्रिया होती है, वो बहुत जीर्ण शीर्ण हो जाती है, जठराग्नि कमजोर हो जाती है, रस नहीं बन, उसका पाचन होकर के रस नहीं बन पाता है। आदमी धीरे 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 फिर बुढ़ापे की तरफ बढ़ता है, और उसे अनेक प्रकार के संक्रमण उसमें हावी होकर के दमा, सांस, खांसी, टीबी, बहुत सारे रोग, उसे गोड़ों में कमजोरियां, उठना बैठने में तकलीफ वगैरह, ये सारी चीजें होकर के धीरे धीरे फिर क्या होता है कि वो एक मरणासन की अवस्था की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और अपनी मृत्यु को धीरे धीरे स्वयं ही स्वीकारने लगता है, जब उसकी उम्र धीरे, जब ज्यादा अवस्था उसकी जीर्ण होती चली जाती है। परंतु रसायन में क्या होता है कि रसायन जो है उनसे अतिरिक्त जो सेल जो शरीर के होते हैं उन्हें ऊर्जावान बनाता है। हमारे वो तो ऊर्जावान है, वो अपनी ऊर्जा शक्ति शरीर के उन सेलों को देता है कि जो उसे जेनेटिक, मतलब उसे मिले, उसके जन्म के साथ उसे मिले हुए, वो उनको 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 उन, उनकी उनको बढ़ाने में, उनकी सक्रियता बढ़ाने में, या जो उन सेलों को जो नष्ट, जो किसी प्रक्रिया से या किसी कारण से वो सेल नष्ट हो रहे हैं, या किसी संक्रमण से या किसी वायरस किसी से भी, वो उसके प्रति एंटी, मतलब उसके एंटी काम करता है, और वो शरीर को इतना ऊर्जावान बनाता है। जो ऊर्जा होती है, जिस प्रकार से अग्नि घास के तिनकों को फूंकती है, उसी प्रकार से वो रस जो सेल्स हैं, जो भस्म है, वो शरीर में जाकर के पूरे में फैल करके उस प्रकार के रोग रूपी कारणों को मतलब हटाती है वहां से, और शरीर में अपना प्रभुत्व जमाती है। और जब रस का प्रभुत्व शरीर में आ जाता है तो वो उसका अलग ही स्वरूप नजर आता है। ये लगता है कि हाँ, ये आदमी भाई कुछ ना कुछ खाए हुए, इसने कुछ ऐसा कुछ खाया है कि जो इसके शरीर में मतलब स्पष्ट दिखाई देता है। रसायन खाने वाले का शरीर अलग दिखाई देता है। पहले लोग राजा महाराजाओं के लिए स्वर्ण भस्म बनाते थे, और बहुत बड़ी बड़ी मतलब इस तरह की रसायन पद्धति थी, और उनको ज़्यादा भोग वगैरह के विलासता में वो लिप्त रहते थे, इसलिए वो ज़्यादा उसका लाभ तो नहीं ले पाते थे। लेकिन बहुत से राजा महाराजा हुए जिन्होंने रस का प्रयोग किया, और उन्होंने प्रजा के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए, और बड़े युद्ध लड़े, सारी चीज़ें की। परंतु कालांतर में सारी ये चिकित्साएं लुप्त होती चली गई, और पारद से रस बनाना बहुत मुश्किल हो गया। फिर भी रस विद्या का प्रचार प्रसार हमारे देश में रहा, वो खत्म नहीं हुआ, रस वैद्य रहे। और आज भी बहुत सी कंपनी ऐसी हैं जो रसायन या रस बनाती हैं, डाबर है, वैद्यनाथ वगैरह, इनमें कई प्रकार के रस बन रहे हैं और बनाए जा रहे हैं। स्वर्ण भस्म वगैरह बना करके वो लोग दे रहे हैं। किस तरह की है, क्या इनका क्या गुण है, ये तो हम नहीं कह सकते वो कितनी लाभदायक है, परंतु ये काम हो रहा है आज भी। मैंने रस बनाने के पीछे भी एक लंबा शोध किया कि एक ऐसा रस बना जैसे आम जनता तक पहुंचाया जाए। अगर हम स्वर्ण भस्म की बात करें तो 1 ग्राम स्वर्ण भस्म गरीब आदमी नहीं खरीद सकता, 10,000 रुपये से कम नहीं पड़ेगी। लेकिन जो स्वर्ण भस्म जो काम करती है, वही ताम्र में स्वर्ण से ज्यादा गुण होते हैं। लेकिन ताम्र को, पारद को भक्षण कराना, और पारद को ताम्र खिला करके उसको उसके गर्भ में ही जीर्ण कर देना, हजम कर, मतलब हजम हो जाए कोई चीज, जैसे हमने खाना यानी मार, तो पारद में ताम्र का जारण करके जब जो भस्म बन के आकर के निकलती है, वो भस्म जो होती है वो मतलब ताम्र संयुक्त रस भस्म होता है, उसमें ताम्र जीर्ण रस भस्म, यानी शास्त्रों में उसके बारे में लिखा है। ये रव जीर्ण भस्म के नाम से जानी जाती है, कहीं सुलभ जीर्ण रस भस्म के नाम से इसको कहा है। इसके अलग अलग शास्त्रों में ऐसे अनेक रस शास्त्र हैं जिसमें सुलभ जीर्ण रस भस्म का उल्लेख है, और वो उल्लेख जो है धातु जीर्ण भस्म की सिद्धि के अंदर का दीर्घ जीवन के लिए है। यानी यदि आदमी को लंबा जीवन जीना है तो वो इस रसायन का प्रयोग कर सकता है। उस पर मैंने काम किया, और इस काम करने में पारद के संस्कार किए। संस्कार करते करते पारद को धातु भक्षण का शोध किया, और धातु भक्षण का शोध करके रस बंधन की जो क्रियाएं होती हैं उन तक मैं फिर मैं पहुंचा। और शिव कृपा से एक दिन मुझे सिद्ध योग रस सिद्धि का ज्ञान हो गया।
सिद्ध योग रस सिद्धि जो नई खोज मेरी है, जिसकी आज मैं बात कर रहा हूँ, उसमें धातु स्वतः ही अपने अंदर से प्रकट हुई अग्नि से भस्म होती है, न कि उसे अलग से अग्नि दी जाती है। ये जो कुपीपक रसायन भस्म वगैरह ये कंपनियां बनाती हैं, यानी इसको हठात रस कहते हैं, यानी जबरदस्ती उनको फूंकते हैं अग्नियों में रख डाल, जबकि धातु यदि स्वतः ही अपने आप ही उसके आयन टूटने लगे, फूकने लगे, और वो अपने आप ही जैसे कि कोयला जल करके अपने आप ही खत्म हो जाता है, उसकी थोड़ा सा राख रह जाती है, तो वो रसायन सिद्धि मुझे शिव कृपा से मिली। इसको फिर मैंने गहन अध्ययन किया कि ये क्या शास्त्रों में इसका कहीं उल्लेख है, तो बड़े गुप्त रूप से मुझे पता चला कि इसको सिद्ध योग रसायन कहते हैं। और यह सिद्ध योग रसायन जो होता है, ये विपुल प्रभावकारी और किसी भी प्रकार के दुर्गुणों से मुक्त होता है, यानी इसमें कोई दुर्गुण शेष नहीं रहता, यानी दुर्गुणों से मुक्त रस भस्म होता है। जो मैंने इसका प्रयोग किया, मैं करता हूँ, मैंने किया, फिर अपने छोटे बच्चों को भी किया, पोते भी कर लेते हैं मेरा, ये छोटे मोटे ऐसा नहीं है, यानी मैंने देखा इसमें कोई दुर्गुण ही नहीं था, बिल्कुल जैसे जिसको भी खिलाया, यानी आजकल के रस वगैरह हैं, वो बहुत से तांबे की भस्म वगैरह बना करके बेचते हैं, वमनकारी और ये सिरोभ्रम वगैरह क्या क्या करती हैं, लेकिन नहीं, पारद से जब भस्म बनता है, धातु पारद में जारण होकर के जब भस्म बनती है, उस भस्म का गुण इन भस्मों से कोटि गुना ज्यादा होता है। वही इस रसायन में है जो सुलभ भस्म जिसमें मैंने बात की है, या मैं इस रसायन की बात मैं आज कह रहा हूँ कि ये आदमी को आयु आरोग्यता दे सकती है, देती है। हार्ट के, किडनी, इस तरह के प्रॉब्लम्स जो आपके जो हमारे मुख्य जीवन के को चलाने वाले अंग होते हैं, उनको ये जो है मतलब उन अवयवों को मतलब शक्ति देगी। चाहे कि लीवर हो, लीवर फैटी लीवर होते हैं लोग, भूख नहीं लगती है, लीवर फैल जाते हैं, हार्ट फैल जाते हैं, दमा, सांस, सूजन आ जाती, शरीर में सूजन आती है, पेनक्रियाज काम करना छोड़ देता है, उससे क्या होता है कि मधुमेह हो जाता है, यानी शुगर जिसे कहते हैं। इस प्रकार के जो रोग आदमी फैलते हैं, कोई भी चलते फिरते थोड़ी सी हवा से, गंदगी से, विषाणुओं से आदमी को या किसी गलत सलत पानी पीने से भी आदमी थोड़े से उसमें बीमार हो जाता। इस तरीके से आदमी कैसे बचे, उनमें मैंने बहुत लोगों को दे दिया। इस रसायन का सेवन करने से आदमी की जो इम्यूनिटी पावर है, यानी रोगों से लड़ने की जो शक्ति है, वो एकदम बहुत तेजी से बढ़ती है, और वो आदमी अधिक समय तक निरोग जीवन जी सकता है। ये मैं समझता हूँ। इसमें 1000 लाख साल की बात तो नहीं कर रहा इस रसायन खाने से, पर इतना मेरा अपने अनुभव से जाना है कि बूढ़ा आदमी भी इस रसायन को खाए तो एक बार को भी लगा गया कि मैं जवान हो रहा हूँ, थोड़ा सा जवानी का उसमें भी लक्षण नजर आएगा, क्योंकि ग्रहण शक्ति है इसके अंदर, यानी कांति, बल, वीर्य बढ़ाने का इसमें गुण है। अगर सही पथ्य के साथ इसे लिया जाए, पंचकर्म के बाद इसे सही पथ्य के साथ इसे लिया जाए, तो निश्चय कायाकल्प भी होगा, ऐसा मेरा अपना मानना है। बिल्कुल ठीक बात है। तो बेसिकली हम वहीं आ रहे थे कि ये जो भस्म, आप एक तो हो गया कि भाई ठीक है, आपने जो काम किया है, वर्षों से आपने जो तपस्या की है, तो एक तो आपसे सीखा जाए। अब इसमें एक बात ये हम जानना चाह रहे हैं कि ठीक है, आम आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है इतने प्रयोग करना और इतनी सब टाइम देना, तो किताब का तो जो है, किताब तो केवल आपने कहने का हमारा मतलब ये है कि किताब जो व्यूअर्स, मतलब आपके जो ऑडियंस हैं, जो पढ़ते हैं किताब को, वो केवल एक बेसिक ज्ञान लेकर करें, ऐसा ना करें कि सीधे प्रयोग करने लग जाएं, वो फिर खतरनाक हो जाता है, क्योंकि पारा जहर वाला। रसायन शाला में जाकर के कहीं किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में इसको सीखें, इसके संस्कार सीखें, इसका पारद का शोधन करना सीखें। पहले तो पारद के अष्ट संस्कार उनको सीखने पड़ेंगे, और उन संस्कारों में भी आज में ये दौला यंत्र क्या होता है, इसमें पारद कैसे पकता है, जड़ी बूटियों के साथ उसको कैसे हम पकाते हैं, उसके बाद में उसका कैसे हम तिर्यक पातन या ऊर्ध्वपातन वगैरह कैसे करते हैं, उसको बार बार करने से जो पारा शुद्ध होता है, फिर पारा कैसे विभूक्षित होता है, कैसे विभूक्षित होने का मतलब धातुओं को खाने वाला बनेगा, ऐसे ही थोड़ी। जब और जब उसके बाद में पारद में फिर कैसे हम गर्भदूर्ति का मतलब है पारद में उसको आत्मसात करा देना, पारद और ताम्र को एक रूप करा देना है, यानी पारद में ताम्र को बिना पारद उसके गला देना। गलाने का मतलब है कि जैसे पारद है ऐसी धातु उसके अंदर गल के ऐसी पतली हो जाए, एक रूप हो जाए दोनों, यानी
ये उसमें जैसे चिकना घी होता है ना, यानी उसमें पता नहीं पड़ेगा इसमें धातु है, यानी दोनों। उसके बाद ये रम तो उसके आगे की प्रक्रियाएं हैं। आजकल क्या होता है, आजकल तो वैसे ऐसे ही फूंक फाक के तेजाब पेजाब से और गंधक पंधक से फूंक फाक के घर के खोपड़ों में अपना फेंक बस पीस के दे देते हैं लोगों को। इसीलिए तो उनका वो काम नहीं करती। हमारी रसायन चिकित्सा पद्धति में मैंने गहन अध्ययन करके ये बात देखी है कि जब तक पारद से धातु का मारण नहीं होगा, चाहे सोना हो, चांदी हो, कोई भी भस्म हो, वो काम करेगी नहीं। वो तो केवल नाम के लिए खाई जाएगी, मैं सोन भस्म खा रहा हूँ। अगर वही स्वर्ण स्वर्ण जीर्ण रस भस्म होगा, यानी सोना पारद में जारण करके बनाया जाएगा, यानी जब सोने की भी पारद में गर्भदुर्ती हो जाएगी, पारद उसे खा लेगा, खा करके बंध जाएगा उसके साथ में, अग्नि में बंधने के बाद में जारण करने से दोनों भस्म बनेगी, यानी एक ही साथ बने। अब क्या होता है, कूपी रस भस्मों में चंद्रोदय आदि बनाते हैं, उसमें कूपी के नीचे आग जलती रहती है बालू वगैरह यंत्र में, और वो जो पारद के साथ में गंधक जारण जो ऊपर की तरफ आकर के लगती है लाल रंग का, उसे खुर्च करके चंद्रोदय वगैरह उसे वो रख लेते हैं, फिर ये भस्म हो गया। होता क्या है कि वो गंधक के साथ ज्यादा धुआं पारद उड़ करके ऊपर कूपी में लगता है नीचे, जबकि पारद अगर पारद जीर्ण धातु मैं सुलभ जीर्ण रस भस्म मैं बना रहा हूँ, तो उसका मतलब है कि पारद और वो उसमें जो जारण हुआ धातु है, दोनों एक साथ होके डली बंधी हुई हो, और वो इतनी ऐसी हो कि जैसे सूर्य निकलता है, बाल सूर्य की तरह उसमें से झलझलाहट निकलती हो। जैसे उसे हमें देखें तो जैसे हीरा में से झलझलाहट निकलती है, सो बाल सूर्य की तरह वो चमक रही हो, और पिसने के बाद में तब रस बनता है उसका, सुर्ख वगैरह जो है, जब उसे हल्का सा पीस के मर्दन करें तब वो भस्म, यानी वो इकट्ठी एक साथ होके। ये नहीं है कि वो धातु नीचे पड़ी है, पारद ऊपर उड़ के आगे लग गया, बाद में मिला मुल गया, ऐसा नहीं, यानी दोनों को एक साथ होंगे। इस रसायन विद्या में बहुत सारे रहस्य हैं, अभी हम भी आगे कर रहे हैं, देखिए, और देखते हैं आगे और कितने उसमें ऐसे विकल्प हैं, क्या मनुष्य वाकई पारद से बहुत लंबी आयु जी सकता है, ये सारे विकल्प इसमें छुपे हैं। अभी मैं प्रयोग में लगा हुआ हूँ, पीछे मैंने बताया कि मैं 3-4 दशक वर्ष से इसी में लगा हुआ हूँ, और आगे भी देखिए मैं अपना मतलब अभी तक आगे का जो का। आपका प्रयोग है उसमें जो रसायन आपने बनाया है और लोगों को आप देते हैं, उससे ये तो है कि ये जो बीमारियां हैं आमतौर पर जो होती हैं, वृद्धावस्था से जो जुड़ी हुई बीमारियां हैं, प्लस ये जो SMA जो जिनके साथ में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उनका तो हो गया है, लेकिन अब आप और एडवांस में जा रहे हैं, ऐसा आप कह रहे हैं ना? नहीं, मैंने एक पेशेंट के साथ ऐसा भी देखा था जीबी पंथ में, कि ये मेरे पास रिकॉर्ड है कि जिसके जिसके वो क्या बोलते हैं, उसके बाईपास क्या करते हैं, बाल खोलने के लिए उसके हार्ट के बाल रुके थे, हार्ट, उस रसायन के भस्म से उसी जीबी पंथ में उसके बालों वो मतलब ब्लॉकेज टूट गए, और वो आदमी आज तक भी ठीक है। डॉक्टर इस चक्कर में पड़ गए, क्या इसने कोई मॉलिक्यूल लिया था, बाद में उसने बताया कि मेरे पीछे बहुत पड़े, कि आपने क्या, तो बोले कि वैद्य जी जो मुझे यहाँ डाल गए थे हॉस्पिटल में, वही कुछ भस्म भस्म छटा गए थे, वो ऐसा कह के उसने बाद। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि रसायन से आदमी वेंटिलेटर पर भी लेटा हुआ है, और डॉक्टर ये कह रहे हैं कि भाई ये अब मुश्किल है, उस समय इस रसायन का प्रयोग करने से भी तुरंत वैज्ञानिक स्तर पर यह देखा जा सकता है कि वाकई इसका जो मॉलिक्यूल है जो ब्लड में जाने के बाद में इसकी प्रतिक्रिया को मापा जा सकता है, देखा जा सकता है, वैज्ञानिक स्तर पर भी हम इस चाहें तो इसकी मतलब वो इसके गुण धर्म को देख सकते हैं, लेकिन हमारे पास वो इतनी सुविधाएं नहीं है। और एलोपैथी से हमारा ऐसा कोई विशेष संबंध नहीं है, मैं एलोपैथी के खिलाफ नहीं रहा हूँ, ना पहले रहा हूँ ना आज हूँ। एलोपैथी अपनी तरीके से एक चिकित्सा पद्धति रही है, आदमी के प्राण बचाने के लिए अपने उपाय करती है, परंतु एलोपैथी आयु के प्रति उसमें ऐसा कोई विशेष गुण नहीं है जिससे आदमी को आयु दी जा सके। वो तो तत्काल जो प्रॉब्लम है उसको डील कर सकती है ना, हाँ, जैसे कोई डील कर सकती है। तुरंत कोई इमरजेंसी आ गई तो उसको डील कर सकती है, बाकी वो लॉन्ग टर्म का काम नहीं है उसका। यदि लॉन्ग टर्म नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हार्ट का इलाज किया है, एक मिनट में व्यूअर्स को बताऊं, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि डॉक्टरों ने आपके हार्ट का इलाज कर दिया तो आपका 2 महीने बाद लीवर में प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये जो आयुर्वेदिक दवाइयां हैं ये यदि ठीक करती हैं तो फिर पूरे शरीर को ठीक करती हैं। नहीं, मैं अभी ये बता रहा हूँ, जैसे कि हार्ट का इलाज इस रसायन से हो गया तो परमानेंट होगा, फिर हार्ट को उसको बार बार हार्ट की दवाई नहीं खानी पड़ेगी, वो हार्ट ही नहीं फिर और भी अंगों पे काम करेगी ना वो तो। इसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एलोपैथी से हार्ट का चलो फायदा तो होगा, लेकिन वो जब तक जिएगा उन दवाओं के सहारे ही जिएगा, उसकी जितनी शेष आयु है
वो यानी एलोपैथी में यही है कि वो जो बची हुई आयु होती है वो दवाओं के साथ यानी दवा के अधीन हो जाता है, बिना रसायन मतलब बिना उन दवाओं के लिए फिर उसे लगता है कि जैसे तो मर जाएगा। उसके अंदर ठीक एक बात इस है। तरह की मतलब वो मतलब वो आ जाती है, दिमाग में ही बात आती है, या उसे लगता है कि आज मैंने फलानी दवाई नहीं ली और आज तो मैंने खून पतला करने की दवाई नहीं ली, आज मैंने ये नहीं लिया, आज पता नहीं क्या होगा ये बहुत सारी एलोपैथी में मैंने हम किसी पैथी के खिलाफ नहीं है, सब नहीं नहीं, वो पैथियां बात हम कर नहीं वैज्ञानिक। रहे। बिल्कुल बिल्कुल, वो हाँ बात हम करना भी नहीं चाहते। वो उनका काम वो कर हाँ रहे हैं, करें। वो बात हाँ यहाँ ये आ रही है कि आपने जो रसायन तैयार किया है उससे कई बीमार ऐसे हैं जिनका इलाज हॉस्पिटल में जाने के बाद भी आपने आपके रसायन से हो गया है। ये आप कहना हो चाहते गया हैं, है। बस ठीक ठीक है, पॉइंट आ गया। और हम व्यूअर से भी यही कहेंगे कि ये जो व्यक्ति का जो रसायन है ये इस तरह का है कि आप हॉस्पिटल जाने से पहले ले लें तो ज़्यादा ठीक रहे, हॉस्पिटल जाने के बाद भी आप उपयोग कर सकते हैं, तो आपके बॉडी के जो मैं तो ये अवयव हैं, अंग हैं, वो आपके मैं ठीक हो तो जाएंगे। ये मैं तो ये कहता हूँ कि मैं जो सिद्ध योग रस भसम जो है, जो जिस या सुलझी रस भसम है, मैं तो कह रहा हूँ इसे खाने वाला हॉस्पिटल या किसी जगह जाएगा ही क्यों, उसे जरूरत ही क्या पड़ी है, हाँ, वो क्यों जाएगा। बिल्कुल। आदमी इसे स्वस्थ रहते हुए, मेरा मतलब है स्वस्थ आदमी रह करके पंचकर्म उसे कभी जिंदगी में जाननी पड़ी है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इस रसायन के खाने से आदमी जो खाता रहता है उसे हॉस्पिटल कभी जाना ही नहीं पड़ता। हॉस्पिटल तो वो लोग जाएंगे ना जिनमें संक्रमण जरा सी उससे संक्रमण आ जाता है बार बार अनेक प्रकार के। और बिल्कुल। ये जो एलोपैथिक के जो रसायन होते हैं ये भी रसायन है, एलोपैथी में रसायन, एलोपैथी भी सल्फेट वाली इन्हीं पद्धति से बनी हुई है, लेकिन वो रसायन शरीर के सेलों के प्रति घातक हैं, उन पर काम तो करते हैं लेकिन बाद में उनका परिणाम गलत होता है। ये जो रसायन है आयुर्वेद के ये उन सेलों को ताकत देते हैं और ये उन सेलों को कमजोर करते हैं। शरीर के जो सेल दो काम तो दोनों ही करते हैं, ऐसा नहीं मान लो मैंने किसी ने एंटीबायोटिक ले लिया किसी के, वो अपना काम तो उसने किया लेकिन बाद में वो एंटीबायोटिक उसे अगली बार उसे ज्यादा एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा उसी रोग के लिए, हम्म। खुराक उसकी अगली बार और ऐसे जब रसायन तो वो ये नहीं है कि परमानेंटली ठीक मतलब मैंने किसी नमोनिया बुखार किसी में उसको एंटीबायोटिक इंजेक्शन मारा या उसमें दिए किसी को मतलब नमोनिया है या तो वो जो चीजें शरीर में पैदा होती हैं उनके इन्फेक्शन को हटाने के लिए जो दवाइयां दी गई हैं वो, लेकिन ये नहीं है कि वो इन्फेक्शन दोबारा लौट करके नहीं आएगा, हो सकता है उस समय वो इन्फेक्शन वहीं के रुक गया या हो सकता है कि वो जीर्ण होकर के वो ऐसा हो गया कि वो बार मतलब हमेशा के लिए परमानेंटली एक रोगी बन गया वो जो है, क्योंकि उसकी सफाई नहीं हुई अंदर से। अगर उस कारण की सफाई हो जाती जिससे जिससे उसका क्या उसको निमोनिया या फेफड़ों में सूजन या उसके अंदर जो कफ के विकार से जो सारा हुआ वो सारी चीजें खत्म हो जाती तो उसको आगे को भविष्य में कभी ये रोग ही नहीं होगा। लेकिन एलोपैथी क्या होगी वो एंटीबायोटिक उसको वहीं की सुखाएंगे उससे मतलब जो है उससे आगे को बढ़ने से रोक करके वहीं सुखा देंगे, लेकिन बाद बिल्कुल। में वो वहाँ जम करके उसी में एक विशेष प्रकार के जर्म्स पैदा होने लगते हैं। मतलब कफ का रोगी है उसको बार बार दवाई दी जा रही है, फेफड़े में कफ जमा हो रहा है उसमें उसके अंदर फिर जर्म्स पैदा हो जाते हैं और बाद में फिर वही उसकी मौत का कारण बनते हैं, वो हटते नहीं है फिर वहां से। बाद में क्या होगा कि इसका ये करेंगे अब इसका वाल गए ये हो वो फिर सारी उसकी चिकित्सा पद्धति आगे को बढ़ती चली जाती है सही बात और है। गरीब वो आदमी मल्टीपल ऑर्गन फेलियर का यही कारण होता है ना हाँ आयुर्वेद में। ये आयुर्वेद में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर का काम नहीं होता है। अब इसमें एक और बात है जो हम अगले एपिसोड में भी करेंगे आपसे। बेसिकली भारतीय जो आयुर्वेदिक पद्धति है उसमें शल्य क्रिया को बाद के दिनों में थोड़ा सा कम कर दिया और विशल्य कारणीय औषधियों का निर्माण ज्यादा हुआ। और विशल्य कारणीय औषधियों का मतलब यही था कि शल्य क्रिया भी ना करनी पड़े, ऐसी दवाइयां आयुर्वेद के पास में थी जिससे ऑपरेशन करना ना पड़े। इतना हाँ ऊंचा ऊंचा आयुर्वेद था। अब बात ये मेडिकल साइंस जो है, एलोपैथी जिसको कहते हैं, मेडिकल साइंस ने ये काम किया कि भाई शल्य क्रिया में हम एक्सपर्ट हैं तो शल्य क्रिया ज्यादा इनके पास में है। अदरवाइज आयुर्वेद का जो मसला है वो सुनिए शल्य की जरूरत क्यों पड़ी, जब हाँ। हमारा श्लेष्म विकार बहुत ज्यादा बढ़ गया और वो हम्म। सांस नलियों में आकर के वो श्लेष्म फंस गया, अब उस दवाइयों से तो वो हट नहीं रहा है, हम्म। अब उसको उसको सांस दिलवाना है। रसायन खाने से तो एक बार को निकल जाएगा, उल्टी होगी कफ के रास्ते मतलब और भी कोई वोमिटिंग हो उसके निकलेगा अंदर से टट्टी के रास्ते भी निकलेगा और मतलब वहां से हटेगा उसे खोल लेगी उसके वहां से उस पर। लेकिन एलोपैथी में क्या वो उन्होंने उसका दिखा कि एक्सरे बना करके ये विकार यहाँ रुका हुआ है, इसका मतलब चीर फाड़ करके उन नसों को काट के अलग कर दो दूसरी लगा दो जिसमें कर वो आराम से वो जो ब्लॉकेज है उसको हटा दीजिए वहां से।
ये रसायन पद्धति में उसमें एलोपैथी में उन्होंने वैज्ञानिकों ने खोज ली है सारी चीजें। और अब तो पता नहीं और भी इसमें बड़ी बड़ी वैज्ञानिक आगे खोज करेंगे। अभी मनुष्य के शरीर के साथ में पता नहीं अभी क्या क्या होना है, ये तो आगे की भविष्य की बात है। ठीक बात है। तो अगले एपिसोड में हम ये भी बात करेंगे कि बेसिक हम ये भी जानना चाहेंगे आपके साथ में कि ये जो एलोपैथी में जिस तरह से इनको प्रोटेक्शन मिलता है, हजारों करोड़ रुपए इसमें लगाए जाते हैं रिसर्च में और में इनके संसाधनों में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो हमारे पास नहीं आ पा रहे हैं। तो आपसे हम जानेंगे अगले वाले एपिसोड में कि आपने कोई भारत सरकार से या सरकारों से संपर्क किया क्या कि जिससे आपका जो रसायन है, आपकी जो खोज है, इन्वेंशन है, इसको कहीं ऐसा कोई पेटेंट कराकर इसका मेगा प्रोडक्शन किया जाए जिससे कि आम आदमी को इसका लाभ मिल सके, क्योंकि आपकी तो जो क्षमता है वो सीमित है। और दूसरी बात ये कि ये जो रसायन आपका है ये शल्य क्रिया न करानी पड़े, इसके लिए किस तरह से काम करता है, ये हम अगले एपिसोड में आपसे जानने का प्रयास करेंगे। और ये भी जानेंगे आपसे कि अब तक कोई कंपनी ने, कोई लेबोरेटरी ने आपसे संपर्क किया है या नहीं किया है, और नहीं किया है तो हम व्यूअर्स से भी अपील करेंगे कि वैद्य जी का ये फार्मूला आप भी अपने स्तर पर लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि ये जो प्रोड्यूस है, ये जो हमारा बहुत हजारों करोड़ों साल पुराना जो हमारा ये जो रसायन है, इसको आम आदमी तक पहुंचाया जाए, जिससे कि हॉस्पिटलों में ये जो भीड़ है, ये जो शल्य क्रिया कराने लोगों के जा रहे हैं, बेचारे को जिंदगी खराब हो जाती है, इतना रुपया उसमें लगता है, जबकि तो संबंधित अंग को काट कर हटाने के बजाय उस अंग को यदि अंदर ही ठीक कर दिया जाए, जो कि हमारी पुरानी परंपरा है। हम शल्य क्रिया में बिलीव नहीं करते थे, हम तो विशल्य कारणीय औषधियों से ठीक करते थे, वही रसायन वैद्य ले आए हैं। तो ऐसे में क्या हम कर सकते हैं, व्यूअर्स के हिसाब से भी हम उनसे बात करेंगे, अगले एपिसोड में आपसे जानेंगे। तो आपने समय निकाला इसके लिए वैद्य महाराज आपका बहुत बहुत आभार। वैद्य महाराज जुड़े हैं? वैद्य महाराज बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद आपको। नेक्स्ट एपिसोड में बात करते हैं। एंड आपने प्रोग्राम देखा इसके लिए आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।